हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो अपनी जून महीने की सीरीज चालू है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आई लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के जून महीने के करंट अफेयर्स। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्लियर किया है और मेंस भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम और रोल नंबर है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जून 2022 के करंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो पहली न्यूज़ है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो होता नहीं एक्चुअली। जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस फॉर्म में रहता है। पर ये ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। पर ये जो न्यूज़ है वो है कि जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, मतलब IRENA, तो उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड का जो 12% रहेगा एनर्जी मिक्स इंक्लूड करेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से अपने को एनर्जी इतनी मिलेगी 12% तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। तो और ये जो एजेंसी है वो एक रिपोर्ट रिलीज करती है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में मतलब वन लाइनर्स में आ सकता है। मतलब ये श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या तो आपको आते या फिर नहीं आते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन कौन से होते हैं। अभी ये तो बताया ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन रहता है, फिर ब्लू हाइड्रोजन रहता है। तो किस बेसिस पे कलर भी दिया है वो हम देखते हैं अभी। ये जो हाइड्रोजन के टाइप्स दिए हैं नीचे देख सकते हो आप, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, टर्कोइसी, ग्रीन, मतलब और बहुत सारे कलर्स थे, पर ये मेजर मेजर ही मैंने चूज किए हैं। तो ये डिपेंड करते हैं उनके फॉर्मेशन के प्रोसेस पे। अभी ये देखिए इनका सोर्स जो है, अभी ग्रे क्यूब कहा गया है क्योंकि इनका सोर्स मीथेन और कोल है। अभी ग्रीन का क्या रहेगा आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल रहेगा। मतलब यहाँ से इतना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी पॉल्यूटेंट एमिशन नहीं होता है इसमें फॉर्मेशन में, जैसे मीथेन या कोल या दूसरा भी कोई भी हो सकता है उससे, वो सोर्स से। पर ये सोर्स पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसे बनाने के लिए कौन से प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है। तो ग्रे हाइड्रोजन के लिए गैसिफिकेशन या फिर SMR, फिर ब्लू हाइड्रोजन के लिए फिर SMR और गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर। मतलब इसमें इमिट होता है पर कार्बन कैप्चर इतना हो सकता है, इसलिए ब्लू में रखा है इसे। फिर टर्कोसी पायरोलिसिस, फिर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया, ये सब जो मैंने बताया ये पूरा इसमें लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पूरा स्प्लिट किया जाता है। H2O जो पानी रहता है उसे इलेक्ट्रिसिटी देके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर और वाटर वेपर होता है ग्रीन हाइड्रोजन में। जैसे मैंने बताया लोअर कार्बन फुटप्रिंट है इनका, मतलब ज़्यादा एमिशन होते नहीं कार्बन का। फिर ब्राउन में यूजिंग कोल, फिर जो एमिशंस होते वो एयर में निकल जाते हैं। फिर ग्रे में भी वैसा ही है, ज़्यादा एमिशंस होते हैं। ब्लू में थोड़ा कम है, एमिशंस कैप्चर कर किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 85 to 95% कार्बन कैप्चर होता है, इसलिए ब्लू में लिखा है। तो ठीक है, हम इस पर एक MCQ देखते हैं। एक रिपोर्ट है जो कि इतना ये नाम है पूरा रिपोर्ट का, तो ये किसने पब्लिश किया था, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अभी वेब 5.0 ये काफ़ी चर्चे में था। अभी पहले तो वेब 3.0 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि 2018 या 19 में। तो अभी वेब 5.0 क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। अभी 5 बोला तो 2+3 रहेगा, ऑब्वियस है ना। 2+3 मतलब 5 आता है। तो ये 2+3 मतलब क्या, वेब 2.0 और 3.0 वेब। तो ये दोनों को मिला के 5 किया है इन्होंने। अभी ये 2 क्या है 3 क्या है हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। पर ये इनका जो 5.0 का मेन एम क्या है, तो एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब तैयार करना। मतलब अभी जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता नहीं रहेगी तो आप एक बार यूट्यूब पर देख लीजिए एक स्मॉल एनिमेशन थ्रू। तो उसमें क्या रहता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसकी आइडेंटिटी एकदम हिडन रहती है, एनोनिमस रहती है। अभी समझो आपने बिटकॉइन इसको, मैंने बिटकॉइन दिए एक आदमी को, तो उसका एक ट्रांजेक्शन हो गया और उसका एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, ट्रांजेक्शन में रहती है। ये सिर्फ मेरे और वो आदमी के बीच का ये ट्रांजेक्शन रहेगा। पर ये किसने किया है ये इसको भी नहीं पता, और मैंने किसको दिया मेरे को भी नहीं पता। मतलब ये पूरा एनोनिमस रहता है। तो उसको एडवांस आगे क्या किया इन्होंने 5.0 में, तो ये जो आइडेंटिटी रहेगी वो कंट्रोल किया जा सकता है, किसी का डाटा और आइडेंटिटी। मतलब एक रेगुलेशन ला सकते हैं इसमें, 5.0 में रेगुलेशन लाया है उन्होंने। तो ये 5.0 का मेन क्रक्स है। तो अभी हम देखते हैं जो वेब 1.0 से लेके 4 तक क्या क्या है वो हम देखते हैं अभी। और जो वेब 5.0 रहेगा तो वो इमोशनली और लॉजिकली कैलकुलेट करके पूरा सॉल्यूशंस बताएगा। मतलब इमोशनल का जो एस्पेक्ट है, जनरली जो मशीन्स में रहता है वो इमोशनल एस्पेक्ट मिसिंग रहता है, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा 5.0 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अभी हम देखते हैं वेब 1.0 से लेके 4.0 तक। तो 1994 से 2000 तक वेब 1.0 आया था।
तो ये इंफॉर्मेशन वेब है, मतलब इसे सिर्फ रीड, मेजरली तो रीड वेब बोला जाता है, मतलब सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे कि ब्रिटानिया का ऑनलाइन, मतलब कुछ भी आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब उसमें कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, ना एडिट कर सकते हो, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने का लिमिटेड नंबर ये ऑथर रहते, काफ़ी ज़्यादा यूजर्स रहते, रीड वेब कहा जाता है। ऐसा भी बोल सकते हैं वेब 1.0 सिर्फ रीड वेब है। फिर 2.0 में सोशल वेब है, मतलब क्या, जैसे कि विकीपीडिया का पेज, जो भी विकीपीडिया रहते हैं वो ज़्यादातर अपडेट किया जा सकता है, मतलब रीड राइट और कम्युनिकेटिव वेब रहता है। इसमें भी बिलियंस ऑफ ऑथर्स रहते हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स रहते हैं, और ग्रेट इंटरएक्टिविटी रहती है, मतलब ब्लॉग्स, विकीज, कंटेंट शेयर किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस रहते हैं, टैगिंग वगैरह हो सकता है। तो ये विकीपीडिया एग्जाम्पल याद रख सकते हो। सोशल वेब है 2.0, सोशल वेब है, कोलैबोरेटिव RMM। फिर 3.0 सिमेंटिक वेब है, पर्सनलाइज्ड वेब लर्निंग 3.0, मतलब ये मेजरली मोबाइल और पर्सनल वेब रहता है। जैसे फोकस रहता है इनका इंडिविजुअल यूजर पे, और इंटीग्रेटेड ऑन डिमांड डायनेमिक कंटेंट रहता है, जैसे जो GPS हो गया, फिर या अलग अलग जो भी सर्विसेज अवेलेबल रहती है मोबाइल में वो सब आ जाता है। मतलब वेब 3 आपको मोटा मोटा मोबाइल ही याद रखिए। और 4 में इंटेलिजेंट वेब, इंटेलिजेंट लर्निंग, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है ये पूरा। इसमें तो लर्निंग, फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग वेब, मोस्टली सेल्फ लर्निंग ही रहता है इसमें, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है इसमें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप याद रख सकते हो 4 में। और 5 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस इनका इमोशनल क्वेश्चन, और इसमें और एडवांस, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो रहा है ये। तो ये सब था वेब 1.0 से लेके वेब 4.0 तक। अभी इस पर हम MCQ देखते। तो ये क्वेश्चन है UPSC 2020 का। तो आप विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके रिगार्डिंग आपको ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अभी इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हमने लॉन्च किया है। तो वो कहाँ लॉन्च किया है? नैनीताल, उत्तराखंड में। ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायग्राम में, ये लिक्विड है, लिक्विड मर्क्यूरी एक्चुअली ये। तो इसे क्यों बनाया गया है और कन्वेंशनल जो टेलीस्कोप रहते हैं उससे क्या अलग है वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, जो कि उत्तराखंड के देवस्थल में किया है। और इसका मेजर मोटो क्या रहेगा? जो भी टेलीस्कोप रहता है जनरली, जो गैलेक्सी में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि सुपरनोवा हो गया, या एस्टेरॉइड्स का जो ट्रेजेक्टरी रहती है, अगर हमारे पे कोई आ रहा है एस्टेरॉइड तो उसे हम डिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, या फिर हमें कुछ खतरा है या नहीं, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप का जनरली यूज़ होता है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रहेगा जो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ किया जाएगा। और जो देवस्थल है ऑब्जर्वेटरी कैंपस है, जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, एरीज, इन्होंने ओन किया है। तो ये देवस्थल याद रखिए, एरीज, और उत्तराखंड भी, मोटा मोटा उत्तराखंड भी आ सकता है कि फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे आपको मिला था। ये भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं जो लिक्विड LMT है, इसे LMT भी कहा जाता है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। ये कितना डिफरेंट है कन्वेंशनल टेलीस्कोप से। जो LMT रहते हैं वो स्टेशनरी टेलीस्कोप माना जाता है, मतलब जो भी अभी ये मिरर आपने देखा, तो ये यहाँ पे एक फिक्स जगह पे रहेगा अर्थ पे, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा पूरी गैलेक्सी को, या फिर पूरे यूनिवर्स को बोल सकते हो आप। और जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप रहता है वो मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्काई। अभी समझो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अपना एक टेलीस्कोप रखा है, ये LMT की बात कर रहा था मैं। अब ये नॉर्मल टेलीस्कोप की बात है। अभी सन यहाँ पे, अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे डायरेक्शन जाएगा उसका टेलीस्कोप का, मतलब ये मूवेबल रहता है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को ये उसके बराबर ही ये घूमते रहता है। और इसमें कैसा, ये फिक्स्ड रहता है, एक ही पॉइंट पे ये फिक्स्ड रहेगा, और ये अलग अलग जो इवेंट्स रहेंगे पूरे यूनिवर्स में वो कैप्चर करते रहेगा। मतलब यहाँ पे गया तो, या फिर ये अलग इवेंट रह सकता है तो वहाँ पे कैप्चर कर सकता है। और जो LMT जो क्या क्या कैप्चर कर सकता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार, गैलेक्सी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एस्टेरॉइड, जो इवन स्पेस डेब्रिज। और जो कन्वेंशनल रहेगा वो एक जस्ट अ पीस ऑफ स्काई एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक छोटा सा ही एरिया वो मेजरली ऑब्जर्व करते रहेगा, और वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जो LMT में रहता है जो कि एक रिफ्लेक्टिव लिक्विड रहता है, मेजरली एक मर्क्यूरी ही रहता है रिफ्लेक्टिव लिक्विड। और जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप रहता है वो हाईली पॉलिश ग्लास मिरर्स रहते हैं। और जो ILMT है ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये इमेजेस स्काई के जो रहेंगे, स्काई में जो भी इमेजेस रहेंगे वो रात को भी कैप्चर करते रहता है। और जो कन्वेंशनल रहते हैं वो कुछ ही घंटों के लिए दिन में कर सकता है, मतलब उससे लाइट की सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका डिफरेंस था दोनों का। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो LMT के ऊपर ही है।
तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं। अभी न्यूज़ है फास्ट रेडियो बर्स्ट। अभी जैसे कि नाम है फास्ट रेडियो बर्स्ट, मतलब रेडियो एमिशंस हो रहे हैं, रेडियो वेव्स, और फास्ट होते हैं, काफ़ी फास्ट है, इसलिए ये डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, या हम देखेंगे आगे। तो ये जो FRB है, मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट, तो ये ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स होते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं एक मैग्नेट आ रहे, मतलब एक स्टार का कोलिजन होने के बाद एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से एक्सप्लोजन होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से ये फ्लेयर आती है, और ये न्यू डेब्रिज ओल्ड डेब्रिज, और बाद में उसका मैग्नेटिक फील्ड में उसके शॉक वेव्स बन जाते हैं और आगे आगे ट्रैवल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कम समय के लिए रहता है और इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन लाइन मिली सेकेंड स्केल, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम एंड डिटरमाइन देयर पोजीशन इन द स्काई। जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी मिली सेकेंड्स में रहता है, और ये पहली बार डिस्कवर किया गया था 2007 में। ये तो पूरी प्रोसेस बताया मैंने कि ये कैसा क्या क्या हो जाता है। तो अभी ये जो बर्स्ट है, तो ये किस फॉर्म में आते हैं वो हम देखते हैं। अभी जैसा एक्सप्लोजन होता है तो ये शॉकवेव्स बन जाते हैं। तो इसका शॉकवेव्स का असर क्या होता है, तो डिस्पर्शन, मतलब स्कैटरिंग हो सकता है या फिर सेपरेशन हो सकता है। स्कैटरिंग और सेपरेशन आपने कुल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहेगा कि स्कैटरिंग और सेपरेशन में क्या फ़र्क है। फिर एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इसमें, और ये वेव्स ट्रैवल होते हैं थ्रू मैटर, फिर अलग अलग स्प्रेड आउट हो जाते हैं ये पूरे जो वेव्स रहते हैं। एक हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे अराइव होते हैं टेलीस्कोप पे, और लोअर रहते हैं वो काफ़ी देर से आ जाते हैं। मतलब जो हायर फ्रिक्वेंसी वाले रहेंगे रेडियो वेव्स, वो अराइव हो जाते हैं टेलीस्कोप पे, और उसे हम डिटेक्ट कैच कर सकते हैं। और इस पर से ये अंदाज़ा लगा सकता है, मतलब इससे क्या सीखने मिलता है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें मिल जाते हैं ये डिस्पर्शन अगर अलाउ किया रिसर्चर्स ने। तो ये जो रेडियो बर्स्ट पास होते हैं, तो ये कितने देर से आए और कहाँ पे ये ओरिजिनेट हो गए थे, मतलब कितने लाइट ईयर का अंतर है ये इसमें, जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है ये हमें पता चलता है, और कितने दूर तक है। जैसे कि बताया, इनडायरेक्टली डिटरमाइन हो सकता है कि कितना दूर था ये। तो ठीक है, हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये FRB पे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कौन सा सही है इसमें का। तो ठीक है, हम नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं। तो अभी ये वन लाइनर्स है, मतलब ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अभी ये नासा का आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन किसके ऊपर है, तो लूनर एक्सप्लोजन, जो लूनर है मतलब जो मून है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है नासा का आर्टेमिस मिशन। तो इसे जो नाम दिया गया है वो ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, जो जुड़वा बहनें थी अपोलो के, तो उनके ऊपर ही इन्होंने नाम दिया है आर्टेमिस। और आर्टेमिस को गॉडेस ऑफ द मून भी कहा जाता है। और ये पहली सीरीज में है इनका कॉम्प्लेक्स मिशन, जो कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू मून एंड मार्स, मतलब एक सीरीज इन्होंने स्टार्ट की है, तो उसमें का ये पहला मिशन रहेगा। बाद में आगे जाके हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं मून और मार्स पर। फिर दूसरा न्यूज़ है कैपस्टोन। कैपस्टोन क्या है, दो सिस लूनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अभी सिस लूनार, लूनार मतलब क्या, मून के ऊपर ये कि जो यूनिक इलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट है, तो उसे नेविगेट करने के लिए ये पूरा मिशन बनाया गया है। और ये क्यूबसैट है एक्चुअली। क्यूबसैट आपको पता रहेगा, एक छोटा सा सैटेलाइट रहता है, काफ़ी हल्का फुल्का रहता है, मतलब 25 किलो तक, यहाँ पे देख सकते हो 25 किलो का ही रहता है। तो उसे ये डिटेक्ट करने के लिए भेजा गया है कि जो इलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट है, तो उसे टेस्ट करने के लिए। बाद में फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात कलोल। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी लिक्विड नैनो यूरिया, अभी नैनो आपको पता है 10⁻⁹ मीटर्स रहता है, मतलब इतना छोटा ये यूरिया इन्होंने, लिक्विड नैनो है एक्चुअली। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी यूरिया का जो अभी हमने देखा रहेगा, जो फार्मर्स लोग होते, तो वो यूरिया को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। और ये ओवर यूज़ करने से ये जो प्लांट्स की जो और सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और इसका जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी असर होता है, और बाद में इन्फ्लेशन और ज़्यादा मगजमारी फिर आगे। तो उसको बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिक्विड नैनो यूरिया बनाया। तो लिक्विड नैनो यूरिया से क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, ये जब प्लांट के लीव्स के ऊपर जाएंगे, तो जो स्टोमेटा है, मतलब एक छोटे पोर्स रहते हैं जहाँ से ये ट्रांसपिरेशन वगैरह करते हैं, मतलब जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह रहते हैं, इनको अगर एक्सेस हो गया तो ये पानी छोड़ सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं पानी। तो वे उसी तरह से यूरिया भी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं स्टोमेटा से, और इससे जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी इफिशिएंट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा और एफिशिएंट भी रहेगा। तो इसलिए ये फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया हमने गुजरात में इनॉग्रेट किया है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं ये वन लाइनर पर।
अभी ये भी यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी कौन सा सही है इसमें से आपको बताना है। अमोनिया सल्फर, और ये कौन एडमिनिस्टर करता है रिटेल प्राइसेस केमिकल फर्टिलाइजर्स के। तो ठीक है, नेक्स्ट इश्यू की तरफ जाते हैं हम। अभी एक टर्म आया था निक्सटमलाइजेशन। तो ये टर्म क्या है तो हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और इसके बीच में एक छोटा सा पेनिनसुला टाइप, पेनिनसुला नहीं बोल सकते, एक लैंड मास है छोटा सा। तो यहाँ पे आप जूम आउट करके देख सकते हैं ये पूरा मेक्सिको है, ये ग्वाटामेला है, फिर ये अलग अलग एल सल्वाडोर, ये पैसिफिक ओशन, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, या फिर अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। तो ये जो मायन है, ये जो माया पीपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मायन हाईलैंड्स, मायन लोलैंड। तो ये जो माया पीपल, ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं इसे माया पीपल कहा जाता है। तो इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया फोर्टिफाइड करने का मेज़ का। जो मेज़ रहता है तो उसे फोर्टिफाई मतलब क्या, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं, मतलब जो ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स होते तो उसे अपने बॉडी में मिल जाए। तो उनके प्रोसेस को, ये जो फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है मेज़ का, तो उसे निक्सटमलाइजेशन कहा गया है। और इन्होंने अलग तरह से इंडोर टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं जो लाइमस्टोन बेडरॉक है, जो कि युकाटन पेनिनसुला, एक मीजो अमेरिका मतलब ये दोनों के बीच में का, मीजो मतलब मिडल अमेरिका बोल सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा। इसके नीचे तो ये साउथ अमेरिका स्टार्ट होएगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो ये निक्सटमलाइजेशन मतलब क्या, एक मेथड है जो एंशिएंट पीपल जो है मीजो अमेरिका के, जैसे कि माया, उन्होंने कैसे बनाया, तो सोक किया, कुक किया मेज़ को, और एक अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल के उसे पैलेटेबल और न्यूट्रिशियस बनाया, और नॉन टॉक्सिक मतलब खाने लायक और हेल्दी भी। तो ये था पूरा निक्सटमलाइजेशन का। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी ये जो टर्म है ये अभी रेफर काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये किसके रिगार्डिंग है, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। और ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये किसने डेवलप किया है, ये 4 कंट्रीज़ है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के पहली लाइन में ही आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे मैंने पूरे पीडीएफ डाल दिए है, इसके पहले के वीडियोस के भी, और अभी के जो आने वाले हैं उसके भी मैं पीडीएफ डालते रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, तो उसके ऊपर ऑल क्लिक करने के बाद आपको जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफाई किया जाएगा। थैंक यू।